अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत क्या कुछ कर रही है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान है, इमरान खान साहब के बेटे ने भी कुछ बातें शेयर की हैं। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, गुज़िश्ता रात को इमरान खान साहब के बेटे ने एक ट्वीट भी किया अपने वालिद साहब के हवाले से, और एक दफा फिर ये चीज सामने आई। इस दफा इमरान खान साहब के बेटे ने बताया कि हमारे वालिद को ये डील ऑफर की गई थी कि भाई चुप करके इंग्लैंड चले जाओ, वहां पे क्रिकेट खेलो, अपने बच्चों के साथ घूमो फिरो, वॉक करो, सियासत को छोड़ दो कुछ अरसे के लिए, तो आपको जेल में जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन इमरान खान साहब ने वो डील नहीं ली। इमरान खान साहब के बेटे ने जो ट्वीट की उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा कि हम अपने वालिद से अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हमने दूर उनसे गुजारा। क्यों दूर गुजारा? क्योंकि उनकी तरजीह या उनकी प्रायोरिटी हमेशा पाकिस्तान रहा है, पाकिस्तान की अवाम रही है। वो पाकिस्तान में मसाइल को हल करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो उन्होंने एक तरह से एज ए बेटा उस चीज को शेयर किया। और इमरान खान साहब ने भी एक दफा एक तकरीर में खिताब करते हुए ये कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी एक दफा अपने ब्लॉग के अंदर इसका जिक्र किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे किसी चीज का कोई वो नहीं है कि मैंने ये कुर्बानी दी, वो कुर्बानी दी, मुझे सिर्फ एक दुख है कि मेरे बेटे मुझसे दूर हो गए, मेरे बच्चों ने मुझसे दूर जिंदगी गुजारी। तो इस चीज का जिक्र तो इमरान खान साहब भी करते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के बेटे ने अपनी ट्वीट में कहा कि जी एक करप्ट निजाम के खिलाफ इमरान खान साहब खड़े हो गए, उन्होंने ये फैसला किया, इस वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हमसे दूर गुजारा, पाकिस्तान में गुजारा। उन्होंने ये भी कहा कि वो हर रोज हमारे साथ एक बाप की तरह मौजूद नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो हमेशा एक रहनुमा बन के खड़े रहे। पाकिस्तान के लिए उन्होंने इस मुल्क को सब कुछ दिया, अस्पताल, यूनिवर्सिटियां, इंसाफ की एक तहरीक, सब कुछ दिया। उन्हें पेशकश हुई कि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें, हमारे साथ इंग्लैंड में रहें, चहलकदमी करें, क्रिकेट खेलें, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इसके बजाय एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। यानी आज वो जेल में जो बैठे में, उनको ये डील ऑफर की गई थी कि आपको जेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बैरून मुल्क चले जाएं, लेकिन उन्होंने इस डील को लेने से इनकार किया। उनकी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है, उनकी ताकत पाकिस्तान की अवाम है, ये इमरान खान साहब के बेटे कह रहे हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब के बेटों ने जब पाकिस्तान आने की बात की, फौरन ही हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बयानात आने शुरू हो गए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वो आएंगे तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, इमरान खान साहब के बेटों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि ये आलमी खबर बन गई है, ये आलमी खबर बन गई है जिस दिन हुकूमत ने ये बयान दिया था। अब ये सामने आप देख सकते हैं, टाइम्स बरतानिया का एक मोतबर अखबार है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान वोंट लेट इमरान खान सी हिज सन्स सेज जमाइमा गोल्डस्मिथ। कि अब टाइम्स भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान को उसके बेटों से नहीं मिलने देगी। और फिर इसके अंदर पूरी तफसील लिखी है कि हुकूमत क्या कुछ कह रही है कि अगर वो बेटे आते हैं तो उनको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि आलमी सतह के ऊपर मीडिया के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है। अब इमरान खान साहब के जो बेटे कासिम हैं वो इंग्लिश में भी ट्वीट कर रहे हैं, उर्दू में भी ट्वीट कर रहे हैं, आलमी मीडिया भी उसको देख रहा है। तो ये एक तरह से वो मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल भी कहीं पे बात हो रही थी कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं और वो पाकिस्तान पेशावर एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं इमरान खान साहब के बेटे, तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है। अब इमरान खान की रिहाई के लिए जो एहतजाज की बात होती है, उससे पहले हुकूमत को भी थोड़े से मसाइल हैं। लगता है ऐसे है कि हुकूमत भी चीजों को कंट्रोल करना चाहती है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बयान दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को आर करने से पहले ही पार कर दिया जाएगा। पीटीआई के साथ वो सब होगा कि ये ना आर हो सकेंगे ना पार, ये बयानबाजी की हद तक रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होगा, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, आर करने से पहले पार कर दिया जाएगा। अब गुज़िश्ता रोज एक ऑर्डिनेंस भी सामने आया जिसमें जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है उसको फेडरल कांस्टेबलरी के नाम उसको दे दिया गया। एक ऑर्डिनेंस आया, रीऑर्गेनाइजेशन उसकी हो रही है, और अब ये जो फेडरल कांस्टेबलरी है ये किसी भी सूबे में तैनात हो सकेगी। तो क्या ये फोर्स इसलिए इसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन की जा रही है कि इसको खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल करना है? अगर वहां से कोई एहतजाज आता है तो उसको रोकने के लिए, इसलिए कि वहां पे हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, क्या फेडरल कांस्टेबलरी ऐसा कुछ कर सकेगी? क्या ये तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑल दो के जो हुकूमती शख्सियात हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब इनकी तनख्वाहें कम थी, इनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, इनको रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, इनकी तनख्वाहें बेहतर की जा रही हैं,
ان کو ہر جگہ پہ تعینات کیا جاتا ہے تمام صوبوں میں، تو اس وجہ سے ان کا نام تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک معاملہ ایسا ہی ہے یا معاملہ جو کچھ اور ہے۔ ویسے گزشتہ روز مریم بی بی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ ڈالا کلچر کے بڑے خلاف ہیں، اور کل بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ تفصیلات شیئر کی تھیں، اور وہ پرائسنگ اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے بھی انہوں نے وہاں پہ کافی ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں قانون شکنی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، اس لیے ایک جدید فورس بنائی گئی ہے۔ پنجاب کی 154 تحصیلوں میں پیرا انفورسمنٹ اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اب مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، تجاوزات، ناجائز منافع خوری پر وارننگ نہیں، فوری کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ جو چینی پورے پنجاب میں مہنگی بک رہی ہے، حکومت نے تو کہا تھا کہ 164 روپے اس کی قیمت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اس کے اوپر اب تک کتنی کارروائی کی گئی ہے۔ باقی وہ ڈالا کلچر کے حوالے سے غالباً کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ڈالا کلچر اصل تو اس ملک میں حکمرانوں نے متعارف کروایا ہے، جن کے آگے پیچھے ڈالے چل رہے ہوتے ہیں عوام کے پیسوں سے، تو وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عمران خان صاحب سے جناب ملاقات بھی ہونی ہے۔ جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں ان میں بیرسٹر گور صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، نعیم بخاری صاحب ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، ظہیر عباس صاحب ہیں، ہارون نواز صاحب ہیں۔ آج یہ وکلا کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ لاہور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا سارا وہ میٹنگ ہوئی، بیٹھک ہوئی، اس کے بعد کافی زیادہ کنٹروورسی جنریٹ ہو رہی ہے، آڈیوز لیک ہو رہی ہیں۔ وہ یہ جو آڈیوز ہیں، ان میں سے آڈیوز کافی ساری میرے پاس پہلے آ گئی تھیں، اور ٹو بی آنیسٹ میں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ ساری سیاسی جماعتوں کے اندر آپس میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن کل بھی میں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بھی بات کی کہ پاکستان کا مسئلہ وہ نہیں ہے جو تحریک انصاف کے اندر ہو رہا ہے۔ پاکستان کا مسئلہ وہ ہے جو حکومت مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، لیکن میڈیا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مسائل ڈسکس کرنے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے، پاکستان کے مسائل ڈسکس کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ تو وہ پی ٹی آئی کے مسائل تو ڈسکس ہوتے رہتے ہیں۔ ویسے اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو 90 روز والی بات ہے یہ تحریک انصاف کی بات نہیں، یہ علی امین صاحب نے ذاتی طور پہ اپنے آپ کو کوئی ڈیڈ لائن دی ہوگی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر امجد جو ہیں وہ کافی ووکل رہے۔ ایک ڈرون حملہ ہوا خیبر پختونخوا میں، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بھی مختلف معاملات پہ کافی بولتے وغیرہ رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور سوات سے پی ٹی آئی کے جو رکن صوبائی اسمبلی ہیں ڈاکٹر امجد علی، ان کے خلاف جو نیب نے ایک انکوائری شروع کر دی ہے، آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری، اور وزیر اعلیٰ کے جو سابق معاون خصوصی ہیں ہاؤسنگ ڈاکٹر امجد صاحب، ان پر بدعنوانی، مشکوک آمدن اور کرپٹ پریکٹسز کا الزام ہے۔ نیب نے 17 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کو بھی نیب پشاور نے طلب کیا ہے۔ تو کچھ جو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بڑے ووکل ہیں، کھل کے بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کو دباؤ میں لانے کے لیے نیب کی جانب سے ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن جب چیزیں سامنے آئیں گی، انکوائری ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا کہ حقائق کیا ہے۔ اچھا، حقائق کی بات کی جائے تو 9 مئی کا ایک سٹار وٹنس ہے، اس کے حوالے سے ایک پولیس کانسٹیبل ہے، وہ عدالت میں پتہ چلا، جو سامنے شواہد رکھے گئے کہ اس روز تو وہ چھٹی پہ تھا۔ جی ہاں جی، زمان پارک میں خفیہ میٹنگ میں شریک ہو کر سازش سننے والا پولیس اہلکار 9 مئی کو 50 سے زیادہ کیسز میں اہم حکومتی گواہ حسام افضل کی غلط بیانی جو ہے سامنے آ گئی۔ حسام افضل اس دن تھانہ شادمان میں ڈیوٹی پر ہی نہیں تھا۔ عدالت میں پیش کیے گئے پولیس روز نامچے میں انکشاف۔ اب زمان پارک میں کوئی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہو اور اس میں پولیس والا گھس جائے، ٹو بی آنیسٹ جو لوگ زمان پارک گئے ہیں ان کو پتا ہے، پر اینی وے یہ سٹار وٹنس ہے، اس کے حوالے سے پہلے بھی بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ باقی 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، جو جیلوں میں، جن میں عمران خان صاحب کے بھانجے احسان نیازی صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند ہفتوں میں فوجی عدالتوں کے تحت قید بے گناہ جو قیدی ہیں وہ شدید جلد امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بے گناہ سزائیں دی گئی ہیں، اور جن حالات میں ہمیں جیل میں رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ان کو جلد کی بیماریاں ہو رہی ہیں، مچھروں اور دیگر کیڑوں کے بار بار کاٹنے کے باعث یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ موسمی شدت نے صورتحال کو مزید ابتر بنا دیا ہے۔ 12 قیدی ایک پرانے بمشکل چلنے والے کولر پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں، وہ بھی بجلی کی بار بار بندش کے ساتھ۔ یہ احسان نیازی صاحب نے بتایا جناب وہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ اچھا، وہ جو چاچا آئے تھے جن کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، اب ان کے بیٹے نے جناب
कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की है। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। सन सीक्स रिकवरी ऑफ फादर अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर क्रिटिसाइजिंग सीएम मरियम इन ए वायरल वीडियो। जो वायरल वीडियो के अंदर सीएम मरियम साहिबा को क्रिटिसाइज कर रहे थे वो चाचा साहब, उनको पुलिस ने पकड़ा हुआ है लेकिन किसी अदालत में पेश नहीं किया डॉन न्यूज के मुताबिक, और अब उसको रिकवर करने के लिए उनके बेटे ने अदालत से रुजू की और वहां पे एक पिटीशन दायर की है। अच्छा, वो जो फन पारा या यादगार हमने देखी थी इस्लामाबाद में लग रहे थे, वो उठाने वाला वो यादगार, तो यादगार तो वैसे उस चीज की बनाई जाती है जो माजी में कुछ हो रही हो, जो चीजें मसलसल चल रही हो, उठाई जा रही हो, मतलब ये बॉल्स वगैरह क्रिकेट खेली जा रही है, सब कुछ हो रहा है, ये तो मसलसल आप इसका रोज मुजाहरा देखते हैं, तो इसकी यादगार की शायद कोई तुक नहीं बनती थी। ये तो वो होता है कि कोई चीज खत्म हो जाए तो फिर उसको याद करने के लिए कोई यादगार बनाई जाए। ये तो मसलसल रोज का गेम है और सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल में खेला जाता है पाकिस्तान में ये गेम, उठाने वाली बॉल्स, क्रिकेट हो गई, दीगर चीजें। आप तो हॉकी भी बड़ी अच्छी खेली जा रही है पाकिस्तान के अंदर, तो शायद इस वजह से उसको उठा दिया गया है। अब ये सामने तस्वीर आ रही है कि जनाब रात के अंधेरे में उनको रिमूव कर दिया गया है, और रात को जो तस्वीर सामने आई थी उसमें बस वो एक ही रह गई थी, वो जो यादगार या फनपारा या वो हाथ और वो बॉल, तो वो भी वैसे भी मुनासिब नहीं लग रहा था। तो वो अब जो है, जो सुबह खबर सामने आई है, सोशल मीडिया पे देखा है, तो अब जो है वो दोनों को रिमूव कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। वजह मुझे वही लगती है जिससे मैंने पहले भी आपको बताया, यादगार तो उस चीज की बननी चाहिए जो चीज खत्म हो जाए, नापैद हो जाए। ये तो आजकल अरूज पे है चीज, मतलब क्रिकेट हो गई, ये बॉल्स वाली सारी गेम्स जो है उठाने वाली, तो ये तो अरूज पर है। इनको कैसे आप, इनकी यादगार कैसे बन सकती है इस वक्त। सो अब देखते हैं जनाब, वो स्पेस टू वॉच वो कहा जाता है यूरोप में कि लोग देखते हैं कि अब नई चीज वहां पे क्या लगेगी, तो अब अगला देखते हैं कि वहां पे क्या फनपारा लगता है और उसके बाद क्या फनकारियां होती हैं। अच्छा, कल हम एक टीवी प्रोग्राम में भी बात हो रही थी, एक जगह पे इख्तियार वली साहब ने कहा कि ये इमरान खान साहब एक पेज कहते नहीं थकते थे, तो हमने इनको कहा कि आप फिक्र न करें कि आपका एक पेज जो है ना, हम इसको ऐसे मात देंगे कि हम एक टैंक पे आ जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ये भी हुआ कि हम फिर एक टैंक पे खड़े हो गए। तो वो जो पहले बात होती थी एक पेज वाली, ये लोग तो मामला एक टैंक के ऊपर ले आए। उन्होंने कहा जी हम तो एक टैंक पे खड़े हो गए। आई डोंट नो वला आलम इससे उनकी क्या मुराद थी इख्तियार वली साहब की। उन्होंने एक टीवी में जो है प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनके खिलाफ जो नाअहली वाला रेफरेंस है वो बगैर किसी समाअत के आज वो समाअत खत्म कर दी इलेक्शन कमीशन के अंदर, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से उनको हुक्म इम्तनाई मिला हुआ है। अब उस हुक्म इम्तनाई को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और फिर समाअत को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने गालिबन खत लिखे हैं ऑफिस को, असेंबली एपीके की असेंबली को भी और उसके साथ साथ गवर्नर के ऑफिस को भी, कि वहां पे इजलास बुलाया जाए और 21 जुलाई को जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन बर वक्त उनका इनेकाद बड़ा जरूरी है। अब देखते हैं जनाब कि ये इलेक्शन उस दिन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कितनी सीटें अपोजिशन जीतती है, कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जीतते हैं। इन जो इलेक्शंस हैं, ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, इनके हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब ये रिहर्सल है, इससे पता चलेगा कि अली अमीन साहब की या तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहां पर रह सकेगी या नहीं रह सकेगी, और इसका जो नतीजा निकलेगा फिर उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग टूटे हैं, क्या अब हुकूमत गिर सकती है या हुकूमत गिरने का कोई चांस नहीं है। ये सामने आप खबर देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। शाम के अंदर इस वक्त वायलेंस हो रहा है, मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज हैं वो आपस में लड़ रही हैं, 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पहले भी देखा गया वहां पे माइनॉरिटी जो एलावाइट्स हैं उनको टारगेट किया गया, बड़े पैमाने पे किलिंग्स हुई। अब कोई 2 ट्राइब्स और हैं वो लड़ रहे हैं। जब से नई हुकूमत वहां पे आई है, जो पहले जिनके ऊपर अमेरिका ने कीमत मुकर्रर की हुई थी उनके सरों के ऊपर वो दहशतगर्द थे, वो अलकायदा वाले थे, अब जनाब अचानक वो स्टेट्समैन बन गए। लेकिन जब से ये नई हुकूमत आई है, शाम में आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं, मुख्तलिफ लोगों को मारा जाता है, वहां पे अफरा तफरी का आलम है। और अब दुनिया को यह बताया जा रहा है कि जी बड़ी बेहतरीन हुकूमत वहां पे कायम होगी। बशारुल असद की हुकूमत एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, वहां पे जो हुकूमत थी उसमें बहुत सारे गलत चीजें होती थी, लेकिन तमाम कम्युनिटीज जो थी वो पीस में रहती थी, हर किसी को इजाजत थी, चाहे वो एलावाइट्स हों, चाहे वो उनके जो दीगर माइनॉरिटीज थी, वो सब अपनी अपनी इबादत करते थे, उनके अपने अपने इबादत गाहें थी, कोई किसी को तंग नहीं करता था। लेकिन जब से मामला वहां पे उल्टा है तो वहां पे बहुत कुछ हो रहा है, और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे वहां पे कत्लो गारत भी हो रही है। तो ये वो एक आइडियल जमहूरियत है जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर नाफिज करते हैं। आप देख लें लिबिया में इन्होंने क्या किया, इराक में इन्होंने क्या किया, अब शाम में भी इन्होंने
یہی کیا ہے، بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے محفوظ بنایا جائے۔ اب یہ جو مجاہدین ہیں جو وہاں پہ مائنورٹیز کو مارتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اتنی ہمت نہیں کرتا کہ ساتھ ہی تو اسرائیل ہے، اسرائیل چلے جائیں، وہاں پہ نہیں جاتے، بلکہ اسرائیل کے ساتھ تو یہ انگیجمنٹ کر رہے ہیں۔ آذربائیجان ان کا صدر جو نئے بنے وہ صدر گئے ہوئے تھے وہاں پہ، کیوں گئے ہوئے تھے وہاں پہ؟ اسرائیلی بھی آئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کی انگیجمنٹ ہو رہی تھی، اور آذربائیجان جس سے ہمارے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ اسرائیل کا بڑا کلوز ایلائی ہے، اسرائیل سے وہ اسلحہ بھی لیتے ہیں اور اسرائیل کا وہ بڑا پکا اتحادی ہے۔ تو وہاں پہ شام کے صدر گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کی میٹنگز وغیرہ بھی ہوئیں۔ تو یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کا بنیادی مقصد تو اسرائیل کو محفوظ بنانا ہے، لیکن اندر جو شام کے اندر اپنی جو آبادی ہے وہاں پہ کافی گڑبڑ ہو رہی ہے اور کافی لوگ خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔